नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के YouTube चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के 5वें प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं। इस कड़ी में हम लोगों ने हिंदी के विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया। इस भाषा के बारे में अध्ययन कर लिया हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है वर्णमाला के बारे में, संधि के बारे में, समास के बारे में। जो समास का चैप्टर अपना अभी निरंतर रूप से चल रहा है। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों अध्ययन करेंगे दो समासों के बारे में। इसमें से आपकी दो समास है, अभी कल की क्लास में जैसे हम लोगों ने दो समास का अध्ययन किया था एक साथ, उसमें थी बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। इसी प्रकार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कितने टॉपिक का अध्ययन करेंगे दोस्तों? आज हम लोग दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला होगा आपका द्वंद्व समास और दूसरा टॉपिक आपका होगा द्विगु समास। कौन सा होगा? पहला टॉपिक होगा द्वंद्व समास और दूसरा टॉपिक होगा आपका द्विगु समास। तो चलिए अब सीधे अपन इनको पढ़ना चालू करते हैं। हेडिंग डालते हैं पहली कौन सी? पहले हेडिंग हम लोग डालते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। द्वंद्व, ये आप शब्द लिखना ध्यान रखिएगा क्योंकि ये शब्द लिखने में हम लोग गलती करते हैं। अब द्वंद्व समास का जब अध्ययन करें कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी, पहले उस पर चर्चा करते हैं। क्या क्या चीजें आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखनी जब आप चर्चा करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। पहली चीज तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। मतलब जितने भी पद होंगे दोस्तों, हम दोनों लिखते हैं क्योंकि अधिकांशतः दो ही पद होते हैं, पूर्व और उत्तर। कभी कभार दोस्तों एक से अधिक पद भी हो, दो से अधिक पद भी हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इस समास में क्या होता है। इस समास में जो दोनों पद होते हैं वो हमेशा प्रधान होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी, विग्रह में योजक शब्दों का प्रयोग। शब्दों का प्रयोग याद रखें हम लोग, विग्रह में योजक शब्दों का प्रयोग। तीसरा जो पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने वाली बात, दो तो हो गए। पहला हो गया आपका दोनों पद प्रधान होते, दूसरा विग्रह में योजक शब्दों का प्रयोग। अब योजक शब्दों में लेकर आपको संशय क्या होते थे? योजक शब्द दोस्तों दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होते हैं, वाक्य भी हो सकते हैं। यहाँ पर लेकिन हम शब्दों की चर्चा करें। जैसे आपके क्या हो गया, और एवं वाह्य योजक शब्द होते। परंतु जब इस समास की चर्चा की जाती करते हैं दोस्तों, तो जो द्वंद्व समास होते हैं इसमें और शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका? और शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रयोग किया जाता है, या का प्रयोग किया जाता है। या अथवा भी होता है योजक शब्द, परंतु दोस्तों जो समास हम प्रयोग करते हैं वो कौन सा? या का और का प्रयोग किसमें किया जाता है? द्वंद्व समास में योजक शब्दों के रूप में किया जाता है। अब अपन ने लिखा तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, किसके कितने प्रकार होते हैं। आपसे 3 नंबर सीधे पूछ लिया जा सकता है, द्वंद्व समास के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए। तो दोस्तों इसके 3 प्रकार होते हैं। नाम आपको कौन कौन से कह सकते हैं? एक होता है आपका इतरेतर, दूसरा होता है आपका वैकल्पिक, ठीक, और तीसरा आपका होता है समाहार। ये 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला आपका होता है इतरेतर, दूसरा होता है वैकल्पिक और तीसरा होता है आपका समाहार। तो ये तीनों बेसिक प्रश्न आपके द्वंद्व समास से सदैव पूछे जा सकते हैं। चौथा पॉइंट जो याद रखना है आपको कि 10 से अधिक की संख्या हो, 10 से अधिक की संख्याएं, 10 से अधिक की जो संख्याएं होती हैं दोस्तों वो भी द्वंद्व समास के ही अंतर्गत आती है। यहाँ हमने जो पॉइंट देखे
पहला पॉइंट देखा कि द्वंद्व समास दोस्तों, द्वंद्व समास में कौन कौन से पद प्रधान होते हैं। तो देखा द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। जब विग्रह करते हैं तो विग्रह में योजक शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे और या इनका प्रयोग किया जाता है। फिर हमने देखा इसके कितने प्रकार होते हैं। तो द्वंद्व समास के जब आप प्रकार देखते हैं दोस्तों तो आपको पता चलता है द्वंद्व समास के 3 प्रकार हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इसके बाद हमने देखा पहचान के 10 से अधिक की संख्याएं यदि हैं तो भी क्या होंगे, वो आपके द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आएंगे। अब यहाँ पर आते हैं इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार पे थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बाद अपन थ्योरेटिकल रूप से देखेंगे। जब इतरेतर की बात करते हैं दोस्तों तो आप यहाँ पर पाएंगे 2 शब्दों से मिलकर बना है, इतर प्लस इतर, अर्थात यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी कि यहाँ पर आपकी गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि दिख रही होगी, गुण स्वर संधि दिख रही, मतलब दोनों की वैल्यू वही है, बखत है कि नहीं, मतलब इसमें दोनों पद समान लेवल के होते हैं, दोनों पदों के समान वैल्यू होती है। क्या होती है इसमें, जो पूर्व और उत्तर, इसकी जो पहचान आपको ध्यान रखना है, पूर्व प्लस उत्तर दोनों पदों की आवश्यकता। ठीक, इसमें आप याद रख लें क्या, दोनों ही पद समान महत्व के, अच्छे से महत्व आप गलत ना लिख, दोनों ही पद समान महत्व के होते हैं। मतलब 2 पदों में से कोई भी पद को, किसी को भी आप, दोनों व्यक्ति होंगे समान महत्व, तो इससे भी आपका काम हो सकता है, इससे मतलब किसी को भी आप बुला के काम कर सकते हैं, तो ये हो गया आपका वैकल्पिक। और तीसरा होता है समाहार। समाहार में आप याद रखेंगे जो 2 पद हमने बोले दोस्तों, क्या बोले, 2 पद, वो क्या होते हैं, सार्थक और निरर्थक के समूह। सार्थक, इसमें क्या होता है, इसकी पहचान आप कह सकते हैं, सार्थक निरर्थक शब्दों का युग्म होता है समाहार। क्या होता है, सार्थक निरर्थक शब्दों का युग्म होता है इसमें। और जब भी विग्रह करेंगे आप तो इसमें क्या लगा करते हैं, सार्थक शब्द के अंत बाद में, सार्थक शब्द के बाद वगैरह का प्रयोग। ठीक, यहां पर आप किसका प्रयोग करते हैं, जब यहां पर बात की जाए तो यहां पर प्रयोग करते हैं या का, या अथवा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली या ज्यादातर प्रयोग हम या का करते हैं। इसके बाद आता है ये वाली जब बारी आती है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे आपका प्रयोग होता है किसका, और का ज्यादा प्रयोग होता है, यहाँ या का होता है, यहाँ किसका होता है, वगैरह का। तो ये 3 हो गए आपके इतरेतर, वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर में क्या कहा हमने कि द्वंद्व समास का वह भेद, जिसमें वह द्वंद्व समास का वह भेद जिसके समस्त पद का विग्रह करते समय पदों के मध्य और एवं योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, इतरेतर द्वंद्व समास। इसी प्रकार आपसे वैकल्पिक द्वंद्व समास का है तो आप सिंपल कहेंगे कि द्वंद्व समास का वह भेद जिसमें समस्त पद के दोनों पदों, समस्त पद का या सामासिक पद का विग्रह करते समय पदों के मध्य या अथवा का प्रयोग, या अथवा योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली किसका प्रयोग करते हैं, या का करते हैं, अथवा का मतलब भी यही होता है। ठीक, तीसरा समाहार। समाहार क्या होता है, द्वंद्व समास का वह भेद जिसके समस्त पद में क्या होता है, समस्त पद में एक पद पूर्व पद सार्थक और उत्तर पद निरर्थक होता है, उसे क्या कहते हैं, हम समाहार, समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। इसका विग्रह करते समय सार्थक शब्दों के अंत में इसका वगैरह शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब ये 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद पहचान में जैसे एक लिखा तो एक पॉइंट और आप पहचान में देख सकते हैं। तो क्या देख सकते हैं, एक पॉइंट और, 5वां पॉइंट जो आपका है, शब्दों के मध्य
शब्दों के मध्य योजक चिन्ह। अधिकांश उदाहरण होते दोस्तों उसमें शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा, तो मतलब हाइफन ये कह सकते हैं। क्या लगा होता है? शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है, जिससे आप माइनस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से द्वंद्व समास की बेसिक चीजें यही है। क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, विग्रह के मध्य योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, 3 प्रकार के होते हैं, इतरेतर, वैकल्पिक और समास। इतरेतर में दोनों की सहायता से ही काम संपन्न होगा, मतलब किसी एक से हमारा काम नहीं हो सकता है। ठीक, जिसमें पूर्व और उत्तर पद दोनों की आवश्यकता होती है। जब दोनों का विग्रह करते हैं तो पदों के मध्य और शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वैकल्पिक में क्या होता है? दोनों पदों के मध्य या का प्रयोग किया जाता है, मतलब या तो आप ये करिए या तो ये करिए, मतलब ऑप्शन की भी बात होती है वैकल्पिक में। समाहार में होता है, समाहार का मतलब होता है समूह। समाहार का मतलब होता है आप एक संपर्क समूह, या यहाँ पर बहुत सारी चीजें, जैसे एक शब्द के साथ, जैसे हमने कहा गुजिया सुजिया, तो गुजिया तो ठीक है, सुजिया क्या है? तो यहाँ पर गुजिया के साथ और क्या क्या लेंगे, मतलब गुजिया वगैरह जो आ जाता है वो आ गया आपका समाहार। पहचान में हम देख शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे माता पिता, दिन रात। ठीक, इसके साथ ही हमने लिखा 10 से अधिक की संख्याएं। 10 से अधिक की संख्याएं कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने कहा 12, 13, 15, 25। जब हम 25 को बोलते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? हमें बचपन पे अपने जाना होगा। जब हम अपने बचपन में प्रवेश करते हैं मित्र, तो हम देखते हैं कि 25 को हम लोग पढ़ते थे 20 और 5 25, ये 5 और 20 25, ऐसे आप बोले। जैसे ही आपने 20 और 5 बोला तो और शब्द आ गया कि नहीं आ गया? और योजक शब्द आया कि नहीं है? तो और योजक शब्द का प्रयोग होने के कारण क्या किस समास के अंतर्गत आती है? वो द्वंद्व समास के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार का इस बार जो 2021 का मुख्य का पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे कि भाई 36 या ऐसे 35 पूछा है, इसमें कौन से समास? तो आप प्रैक्टिकली आप बचपन में आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको हम किस प्रकार से पढ़ते थे। 23 और 6 36, इसलिए इसमें सर्वथा उचित आंसर आपका हो जाएगा द्वंद्व समास का। ठीक, ये हो गई आपकी इनकी विस्तृत जानकारी। अब अपन जाते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव में, तो अपन सबसे पहले लिखते हैं इसकी परिभाषा। परिभाषा भी इन्हीं से निकालने का प्रयास करते हैं, उसके बाद लिखते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने क्या लिखा? दोनों पद प्रधान। इसी से हमारी पूरी परिभाषा बन जाएगी। जो हमने पहले क्लास में दोस्तों एक चार्ट बनाया था, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं, वहां से आपको ये चीजें पता चले। तो परिभाषा क्या बन जाएगी? समास का वैभेद जिसके समस्त पद के सभी पद या दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। आपको उदाहरण दे देना। ठीक, ये और बड़ी लिखना चाहते, चूंकि अब स्पेस की कमी, तो हमें छोटे से छोटे में अपनी परिभाषा पूरी करनी पड़ेगी। देखो, ये और लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है? समास का वह भेद जिसके समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं एवं उनका विग्रह में और या एवं जैसे योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास कहलाते हैं। या इसको तीसरे प्रकार से लिख सकते हैं कि समास का वह भेद जिसमें जिसके समस्त पद के दोनों पद प्रधान एवं समस्त पद में क्या होता है? और एवं या जैसे योजक शब्दों का लोप हो जाता है, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। तो अलग अलग तरीके जहां से आप परिभाषाओं को लिख सकते हैं, लेकिन सबसे उचित और सबसे सरल परिभाषा ये होगी कि समास का वह भेद जिसमें समस्त पद के सभी पद या दोनों पद प्रधान होते हैं, उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। फिर आप उदाहरण लिख दिए, तो आपकी कैसी भी राइटिंग है, आप किस प्रकार से लिखते हैं, सभी परिस्थितियों में परिभाषा आपके अनुकूल रहेगी। ये खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं सिंपल से इसके कुछ उदाहरण करते हैं। आपको परिभाषा तो याद हो गई है, लिखने की आवश्यकता हमें नहीं लगती कि लिखना चाहिए। क्या बनी परिभाषा? द्वंद्व समास को परिभाषा। प्रश्न कैसा है? द्वंद्व समास को परिभाषित कीजिए, या द्वंद्व समास को सोदाहरण समझाइए, या द्वंद्व शब्द का अर्थ बताते हुए इसको परिभाषित कीजिए। तो द्वंद्व का मतलब होता है दो। जैसे आपने ये सुना होगा, युद्ध कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जा, तो भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जा, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। तो जब द्वंद्व का मतलब एक होता है आपसी मतभेद। क्या होता है? द्वंद्व का मतलब मतभेद भी हो सकता है, विचारों में क्या होता है? क्या प्रतिद्वंदता हो सकती है, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जा सकते, मतभेद मनमुटाव जैसी बातें हो सकती हैं। द्वेष का भाव हो सकता है द्वंद्व का, कि कब तक हम मतभेद पाले रहे, कब तक हम सहमत। इसके अलावा समास के शब्द में बोला जाए तो द्वंद्व का मतलब दो भी होता है।
द्वंद्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? द्वंद्व का शब्द का अर्थ होता है दो होता है, या युग्म भी होता है। क्या? दो, युग्म या प्रतिद्वंद, ये चीजें भी इसका अर्थ होता है। परिभाषा के रूप में आप फिर से आप गौर से सुनिए, समास का वह भेद जिसमें समस्त पद के सभी पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं, या दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। फिर आपको उदाहरण लिख देना। क्लियर हो गए? अब हम अभ्यास लिखते हैं। अभ्यास के लिए में क्या लिखेंगे? जैसे हमने लिखा तो क्रम से देखिए। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं इतरेतर और वैकल्पिक में। इतरेतर की परिभाषा समझ में आ गई, वैकल्पिक भी की आ गई होगी और समाहार की भी आ गई। तो परिभाषाएं आपको वही लिखनी जो अभी हमने बताया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। द्वंद्व इतरेतर में द्वंद्व समास का वह भेद जिसके समस्त पद के विग्रह में या समस्त पद में और योजक शब्द का लोप हो जाता है उसे कहते हैं इतरेतर। जिसके समस्त पद में या अथवा योजक शब्दों का लोप हो जाता है उसे कहते हैं आप वैकल्पिक। और जिसके समस्त पद में वगैरह का लोप हो जाता है उसे कहते हैं आप क्या कहते हैं? समाहार। या द्वंद्व समास का वह भेद जिसके समस्त पद में सार्थक और निरर्थक शब्द उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समाहार। या द्वंद्व समास का वह भेद जिसके समस्त पद में एक पद सार्थक और दूसरा पद निरर्थक होता है उसे हम कहते हैं समाहार द्वंद्व समास। ये तीनों के परिभाषा हो गई, आप मेंशन कर लेंगे। अब सीधे अभ्यास में आते हैं। आपसे पूछ लिया जाए माता पिता, दिन रात, पाप पुण्य, लाभ हानि। अब वो गाना सुना प्रेम रतन धन पाओ कि गुजिया सुजिया लेते चले, ठीक है? ये जितनी सारी चीजें आ जाती, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो हम कहते हैं चाय पानी लेंगे या चाय वाय लेंगे। चाय तो ठीक है, वाय क्या है? ठीक। ठंडा वंडा, ठंडा तो ठीक है, वंडा क्या है फिर? खाना वाना, समोसा वमोसा। चलिए इतने उदाहरण अपन सिंपल सा देखते हैं। हमने माता पिता लिखा दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो माता पिता को हम सिंपल से दिए सामान्य जीवन में बोले हम बोल सकते हैं क्या? माता और पिता, दिन और रात। अब यहाँ देखिए ये और या में आप बिल्कुल परेशान नहीं। अब परिस्थितियों के अनुसार हो सकता है कि पाप और पुण्य भी कह सकते हैं, पाप या पुण्य भी कह सकते हैं, लाभ और हानि भी कह सकते हैं, लाभ या हानि भी। जिसका जैसा नजरिया हो वैसा कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर आपको विग्रह पे नहीं जाना है कि आप विग्रह पे परेशान हो। लेकिन आप जब देखें और या आ रहा है कि नहीं आ रहा, और एक पहचान के रूप में जो हमने कहा योजक चिन्ह, ये देखिए, ये देखिए योजक चिन्ह लगे कि नहीं लगे। ये 99% आपकी इसकी पहचान इससे आप कर सकते। अधिकांशतः जितने उदाहरण होते हैं उसमें योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इधर आइए, चाय और वाय। तो चाय तो ठीक है लेकिन वाय क्या नहीं पता। मतलब आप किसी के यहाँ जाते हैं, चाय के साथ और क्या आप लेना चाहेंगे? बिस्किट, नमकीन, टोस्ट या कुछ भी वेफर्स हो सकते हैं। इसी प्रकार ठंडा तो ठीक है, ठंडा के साथ वंडा, वंडा में वही चीजें आ गई, वेफर्स लेंगे उसके साथ और क्या क्या लेंगे, एक्स वाई जेड एक्सेट्रा। तो इसका विग्रह जरूर आप ध्यान दीजिए। चाय वाय मतलब क्या हो जाता है? चाय वगैरह, ठंडा वगैरह, खाना वगैरह, समोसा वगैरह। ठीक, ये हो गया। अब कुछ कठिन टाइप में होते हैं, जैसे आपका आ गया धर्माधर्म। यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। इस उदाहरण क्या लिखा है? धर्माधर्म। तो जब धर्माधर्म लिखा तो आप थोड़ा सा यदि आपने संधि पढ़ी तो आप देख पा रहे होंगे ये किससे मिलकर बना हुआ? ये दो शब्दों से मिलकर बना। एक है धर्म और दूसरा है अधर्म। एक है धर्म, दूसरा है अधर्म। तो आप देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं धर्म और अधर्म, धर या मयाद। तो धर्माधर्म आपके कौन से समास होती है? द्वंद्व समास होती है। कौन सी होती है दोस्तों? द्वंद्व समास होती है। इसकी वजह से संख्या में आ गया 25, 36, 68। ठीक,
ये 3 संख्या। तो आप 25 को कैसे पढ़ते हैं? देखिए आप पढ़ते रहे 20 प्लस 20 और 5 25, ऐसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते? 20 1 21, 20 2 22, 20 3 23, 20 4 24, मतलब 20 और 3 23 हुआ, 20 और 4 24, 30 और 3 33 हुआ, 30 और 5 35 हुआ, 30 और 6 और आया यहाँ और लगा देंगे आप 68, 60 8 68, 60 और 8 क्या हुआ 68। तो ये संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? ये आपके हो जाएंगे द्वंद्व समास के उदाहरण। ठीक है, अब द्वंद्व समास समाप्त होता है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग थोड़ी से इस बार 21 में जो प्रश्न आया था, बच्चे बहुत परेशान थे, उस प्रश्न को लेकर चर्चा करते हैं। वो प्रश्न आया था दोस्तों, क्या योजक चिन्हों के बिना हिंदी में बात व्यवहार संभव है? यदि हाँ तो यह प्रश्न ऐसा है दोस्तों, क्या योजक चिन्ह के प्रयोग के बिना संधि और समास के नियमों की सहायता से वाद व्यवहार संभव है? यदि हाँ तो दोनों के 3-3 उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ से पूरे उदाहरण द्वंद्व समास से निकल कर आएंगे। जैसे आपने कहा पाप पुण्य, तो ना लिख के पाप और पुण्य लिख दीजिए। लाभ हानि ये नहीं लगाना, तो हम सीधे समास का नियम लगाते हो, क्या लिख सकते हैं? लाभ या हानि, लाभ और हानि लिख सकते हैं। माता पिता, माता और पिता लिख दे, देखिए योजक शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ। इसी प्रकार जब आप संधि में जाते हैं तो संधि के उदाहरण में आपका धर्माधर्म, धर्म योजक शब्द हमें लगाना चाहिए था, लेकिन हमने ना लगा के सीधे लिख लिया क्या? धर्मा धर्म। तो इस प्रकार के उदाहरण आपको उठाने पड़े, संधि में भी ध्यान रखने हैं आपको और समास में भी याद रखने हैं। समझ में आ गया? बिना योजक शब्दों का प्रयोग किए बिना भी आप संधि और समास के नियमों का प्रयोग करते हुए शब्द लिख सकते हैं। जैसे 36, जैसे हमने क्या कहा पाप पुण्य, पाप पुण्य में योजक चिन्ह लगाया कि नहीं लगा? योजक चिन्ह के बगैर आप लिख सकते पाप और पुण्य। दिन और रात को लिख सकते हैं दिन या रात, लाभ या हानि ऐसे लिख सकते हैं। तो द्वंद्व समास के उदाहरणों को आप उठा लेंगे तो योजक शब्द के बिना भी आप उनको लिख सकते हैं। इसी प्रकार संधि में आपको ध्यान रख, जैसे धर्मा धर्म है, ये क्या? धर्मा धर्म आपको संधि विहीन है, सॉरी योजक शब्द के बिना हम लिख लिया संधि के नियम, ऐसा आता लेकिन संधि का नियम लगा दिया तो क्या आ गया? धर्म आ प्लस आ जोड़ के बड़ा बन गया तो हो गया धर्माधर्म। तो ये प्रश्न ऐसे आया था, बहुत सारे बच्चों को प्रश्न समझ ही नहीं आया। क्लियर? तो ये हो गई आपकी द्वंद्व समास और पीएससी 2021 का प्रश्न भी हो गया। अब दूसरे टॉपिक पे आज के प्रवेश करते हैं। दूसरा टॉपिक है अपना द्विगु समास। क्या लिखा हमने? द्विगु समास। अब द्विगु समास में आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। पहला पद जो आप हमेशा से पढ़ते आते हैं कि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। क्या होता है? पूर्व पद संख्यावाची विशेषण। यहाँ पर ये पहला पॉइंट तो याद रखिए, पूर्व पद संख्यावाची विशेषण। मतलब यहां से निष्कर्ष रूप एक चीज आप निकाल सकते हैं कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद का एक पद संख्यावाची विशेषण के रूप में का, पूरा पद विशेषण नहीं होता है, केवल एक पद, पहला वाला जो पद होता है वो किसका कार्य करता है? विशेषण का। और कौन सा विशेषण होता है? वो संख्यावाची विशेषण होता है। आपको ये ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट याद रखना है दोस्तों, इसमें क्या प्रायः 1 से 9 तक की संख्याएं आती हैं जो बहुब्रीहि समास से बच जाती हैं। 1 से 9 तक की संख्याएं विशेषण स्वरूप होती हैं। कहां से कहां तक के? 1 से 9 तक की संख्याएं द्विगु समास सॉरी प्रायः कहां से कहां तक की संख्याएं? 1 से 9 तक की संख्याएं विशेषण के रूप में प्रयोग होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है किस चीज का, कि भाई जो शब्द दिया रहे उस शब्द को पढ़ने के बाद हमें बहुब्रीहि समास के उदाहरण वो समझ नहीं आना चाहिए। यदि वो बहुब्रीहि समास के उदाहरण समझ में आता है तो फिर हमें उसे यहाँ पर नहीं लेना है। तीसरा पॉइंट, जब भी इनका विग्रह होता है दोस्तों तो क्या समूह का प्रयोग होता है? समूह शब्द का प्रयोग विग्रह में किया जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखिए। ये 3 महत्वपूर्ण बातें जो द्विगु समास में आपको ध्यान रखनी।
पहले पे पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, दूसरा प्रायः 1 से 9 तक की संख्याएं विशेषण के रूप में आती हैं, और तीसरा होता है समूह शब्द का प्रयोग विग्रह में किया जाता है। तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि क्या बनाएंगे, समास का वह भेद जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। कर्मधारय समास की भांति यहाँ भी दोस्तों क्या होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जब विशेषण आएगा तो दोनों पदों के मध्य किस प्रकार का संबंध आपको दिखाई देगा, विशेषण और विशेष का संबंध दिखाई देता है। कर्मधारय में ऐसा रहता है दोस्तों, पूर्व पद विशेषण, एक पद तो विशेषण होता है परंतु संख्यावाची नहीं होता, ये बात याद रखें। जब भी आपसे यदि कर्मधारय समास और द्विगु समास से अंतर पूछ लिया जाए तो आप सिंपल यही बताएंगे कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है, ठीक है, और इसमें भी होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद ही संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण होता है। कर्मधारय में संख्यावाची विशेषण नहीं होता है। उसका जो विग्रह करते तो है जो या के समान का प्रयोग करते हैं, और द्विगु समास का जब विग्रह करते हैं तो समूह शब्द का प्रयोग करते हैं। इसका करते इसमें समूह शब्द का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, अब परिभाषा समझ में आ गई, परिभाषा भी आ गई हो, क्या परिभाषा बनेगी, समास का वह भेद जिसके समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है, या द्वंद्व समास का वह भेद जिसके पदों के मध्य जो पद होते हैं उनमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण, दूसरा पद विशेष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो आप कई सारी परिभाषाएं लिख सकते हैं, लेकिन इन सभी परिभाषाओं में सबसे अच्छी परिभाषा है जो आपको लिखनी चाहिए कि समास का वह भेद जिसमें समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों द्विगु समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ये हो गया आपकी परिभाषा। अब आप उदाहरण देख लिए, कुछ आप उदाहरण देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा दोस्तों त्रिभुज, ये देखिए 3 संख्या त्रि आ गई कि नहीं आ गई, तो त्रि आने का किसके उदाहरण हो गया, वो द्विगु समास का। अब यहाँ पर हम गलती वही करते जो 36-25 होता है ना, 25 संख्या समझ के हम लगा देते हैं कि कौन से समास है, द्विगु समास है। नहीं भाई, 25 के बाद कुछ कोई विशेषण है क्या, नहीं है। यहाँ पदों के मध्य विशेषण विशेष का संबंध हमें शो अप करना रहता है, इतना बात ये हमें ध्यान रखना है। ठीक, जैसे दूसरा मान लीजिए हमने कहा चौराहा। चौराहा को आप क्या कहते हैं, जहां से 4 राहें गुजरती, 4 राहों का समूह, इसे पंचराहा, पंचराहा, त्रिभुवन, अष्टधातु, 8 धातुओं का समूह, अष्टदिग्गज, कृष्णदेव राय के दरबार में थे ना दोस्तों, अष्ट दिग्गज आप कह सकते हैं, ये क्या हो गए। फिर इसके बाद आप कहेंगे नवरत्न, नवरत्नों का समूह। आप यदि कहते हैं नवरात्रि, नवरात्रि क्या हो गया, नवरात्रों का समूह। एक प्रकार से आपको देखा जाए, आप यदि थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो आप पाएंगे दोस्तों, तो द्विगु समास में वे सभी संज्ञाएं आ जाती हैं जिससे आपको ये पता चलता है वो क्या है, वो समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञाएं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञाएं हैं। समूहवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो इसी में आ जाती हैं। कुछ और उदाहरण होते हैं जो आप कठिन लग सकते हैं, जैसे दोपहर। दोपहर मतलब 2 पहरों का समूह। अब दोपहर में आप गौर करेंगे तो एक पहर कितना होता है, तो पूरे 24 घंटे में दोस्तों 8 पहर होते हैं। कितने होते हैं, 8 पहर होते हैं, और प्रत्येक पहर आपका 3 घंटे का होता है। कितने घंटे का होता है, 3 घंटे का होता है। इसलिए दोपहर को क्या कहा जाता है, 2 पहरों का समूह। इसी के बाद आप चर्चा में अगला देखते हैं उदाहरण। दोपहर के अलावा आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, आपने मूवी देखी होगी, तो चवन्नी। चवन्नी मतलब 4 आनों का समूह। इसी प्रकार आपको हो सकता है अठन्नी। अठन्नी क्या होता है, 8 आनों का समूह। क्या होता है दोस्तों, 8 आनों का समूह। इसी प्रकार आपका मान लीजिए आ गया, ये चवन्नी हो गया, अठन्नी हो गया। अब मान लीजिए आपसे सिंपल सरल से कुछ और चीजें उदाहरण में आ सकते हैं, जैसे सतसई। क्या आ गया, सतसई।
तो सतसई क्या होता है? सतसई जैसे आपने नाम सुना, सतसई में आपको दिखाई देने लगा 700 सहियों का समूह। इसी प्रकार आपका अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का 8 अध्यायों का समूह। तो आप सभी उदाहरण देख पा रहे होंगे, यहाँ 9 है, यहाँ अष्ट है, यहाँ अष्ट है, 2 है, 4 है, 8 है, 6 है, ये सभी क्या हो गए। इसी प्रकार हम बोलते हैं, देखिए 4 भुजा, तो 4 भुजा बोलते तो आप सीधे आपके चले जाता है बहुब्रीहि समास। लेकिन जब चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज का मतलब हमारे दिमाग में सीधे यही आता है, ये क्या है? चतुर्भुज है। बहुभुज, बहुत सारी भुजाओं का सम, बहुभुज आ गया, चतुर्भुजा, तो ये क्या हो जाए? ये आपके द्विगु समास के ही उदाहरण होंगे। इसी प्रकार जैसे हमने कहा, सब जहाँ पर लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, सप्त सैंधव क्षेत्र, पंजाब, पंजाब आपसे पूछ लिया जाए तो 5 आबों का समूह, 5 नदियों का समूह, यहीं पर आप लिखते हैं पंजाब, 5 आबों का समूह क्या है? पंजाब। इसी प्रकार है सप्त सैंधव क्षेत्र, ये सप्त सिंधु आप कह सकते हैं, 7 सिंधु की जो 7 सहायक नदियां, उसका क्षेत्र क्या कहलाता है? सप्त सैंधव कहलाता है। इसी प्रकार आप देखते हैं पंचामृत, 5 अमृतों का समूह क्या कहलाता है? पंचामृत कहलाता है। शादी में कुछ बर्तन दिए जाते हैं, आप बर्तन को ध्यान रखें, पंचपात्र इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 पात्रों का समूह दिया जाता है। शादी विवाह में जब कन्या का विवाह होता है तो 5 पात्र दिए जाते हैं, जिसे हमने क्या कह दिया? पंच पात्र कह देते हैं। इसी प्रकार आपके हो सकते हैं दोस्तों, क्या कह सकते हैं आप? पंच तत्व, सप्त ऋषि, क्या कह सकते हैं? सप्त ऋषि, मतलब 7 ऋषियों का समूह क्या हो गया? सप्त ऋषि कहलाता है। 3 भुवनों, ये जैसे लिखा था मिट गया, त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। तो इस प्रकार दोस्तों द्विगु समास हो सकते हैं। अब ये द्विगु समास आप समझ गए होंगे उदाहरण कैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद आपका अब आता है, मान लीजिए प्रश्न आ गया, कर्मधारय और द्विगु समास में अंतर स्पष्ट कीजिए। और या फिर ये पूछ लिया गया द्वंद्व समास और द्विगु समास में, आपसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं, द्वंद्व व द्विगु को भी पूछा जा सकता है, ठीक। द्वंद्व और तत्पुरुष बहुब्रीहि भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है, किसी से किसी का अंतर पूछा जा सकता है, द्वंद्व और कर्मधारय पूछा जा सकता है। इसी प्रकार द्विगु के, तो सभी यहाँ पर थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए जिससे आप कोई भी लिख सके। द्वंद्व और द्विगु समास की चर्चा की जाए तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं, जबकि द्विगु समास में क्या होता है? क्या दोनों पद की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर याद आप देखते हैं तो केवल क्या होता है? पद, जो समस्त पद होता है, समस्त का एक पद विशेषण होता है, जबकि द्वंद्व समास में ऐसा नहीं होता है। द्वंद्व समास में पूरे के पूरे पद ही संज्ञा के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद संज्ञा होते हैं, जबकि द्विगु समास में एक पद क्या होता है? विशेषण स्वरूप होता है। कैसा होता है वो? विशेषण स्वरूप होता है। ये बात आपको गौर कर लेनी। इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो दूसरा उदाहरण क्या पाएंगे? द्वंद्व समास 3 के प्रकार के होते हैं, द्विगु में ऐसा कुछ अपन ने नहीं देखा। फिर द्वंद्व समास में योजक शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन द्विगु समास में विग्रह करते वक्त समूह शब्द का प्रयोग होता है। तो इन चीजों का आप देखेंगे। इसी प्रकार द्वंद्व और बहुब्रीहि का अंतर भी निकालेंगे आप, द्वंद्व और कर्मधारय का। इसी क्लास साथ दोस्तों हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। अनुमति दीजिए, नमस्कार।